अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने अनबाइजनेस से मुतालिक बताया था, वो उठा हमने ख़त्म कर लिया। आज हम कंसिस्टेंसी के बारे में बताएंगे। ये कंसिस्टेंसी क्या होती है, इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। अभी तक तो हमने कंसिस्टेंसी के बारे में ये सुना है कि अगर हम सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करते जाएं तो एस्टिमेटेड वैल्यू अगर पैरामीटर वैल्यू के क्लोज होता जाए तो वो जो एस्टिमेटर हमारे पास होता है वो हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। ठीक है। या अगर हम सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करें तो उसका वेरिएंस हमारे पास कम हो जाए। ठीक है, इसको भी हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहते हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं कि इसमें किस अंदाज से ये बताया गया है, किस तरह हमें इसमें कहा गया है। तो हम यहाँ से कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एन एस्टिमेटर is not always a simple task. That is why the following three different criteria are used. ये कहते हैं कि इसमें ये सिंपल टास्क नहीं है, बल्कि हम मुख्तलिफ तीन क्राइटेरिया उसमें पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। फर्स्ट वन क्या है? An estimator theta head is called to be a consistent estimator of theta if variance of theta head tends to 0 as n tends to infinity. ये तो वही बात है कि अगर एस्टिमेटर कंसिस्टेंट तब होगा अगर हमारे पास वेरिएंस क्लोज टू ज़ीरो हो या टेंस टूवर्ड ज़ीरो हो। अगर हम एन इंक्रीज़ करें, यानी हम जितना एन इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उससे हमारे पास उसका वेरिएंस जो है तो बिकम्स टूवर्ड ज़ीरो हमारे पास टेंस ये करें, यानी ये कम होता जाए इसका वेरिएंस और ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच करें। सेकंड क्राइटेरिया है The property of consistency ensures that the difference between theta head and theta, यानी जो एस्टिमेटर है और पैरामीटर के दरमियान डिफरेंस है, would become smaller and smaller in probability sense as n increases infinitely. अगर हम n को इंक्रीज करें, ठीक है, इंक्रीज करते जाएं तो उसमें जो डिफरेंस है हमारे पास वो हमारे पास कम से कम होता जाए। यानी अगर हमारे पास ये डिफरेंस है थीटा हेड माइनस एस्टिमेट और पैरामीटर के दरमियान इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी कि ये लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन हो। ठीक है, अगर हम n अटेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए। यानी अगर ये हम n इंक्रीज़ करें और ये डिफरेंस हमारे पास लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हमारे पास कोई वैल्यू है ये हो, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हो कि ये इतना कम हमारे पास आ जाए। ये कोई स्पेसिफिक जो वैल्यू है इस जो हमने मेंशन की है यहाँ पर उससे कम आ जाए तो ये या इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास कंसिस्टेंसी होगी। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा हेड माइनस थीटा एब्सोल्यूट ग्रेटर देन एप्सिलॉन अगर हो, ये अगर इससे ज़्यादा हो, ठीक है, जो हमने स्पेसिफिक वैल्यू चूज़ की, अगर हम n इंक्रीज़ करें अप टू इन्फिनिटी तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होगी कि अगर ये इतना ज़्यादा हमारे पास एप्सिलॉन हो जाए या एरर हमारे पास आ जाए। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज़ एनी आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया एमएससी सेंस में है कि थीटा हेड इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इन एमएससी इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड माइनस थीटा होल स्क्वायर टेंस टू 0। ये भी इसी तरह है कि अगर हम n इंक्रीज़ करें तो इसमें जो डिफरेंस होगा है, जो बाइसनेस हमारे पास होती है वो टेंस टू 0 हो जाए अगर हम n इंक्रीज़ करें फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द पैरामीट्रिक स्पेस थीटा। तो ये तीन क्राइटेरिया थी। आप उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल से, अच्छा ये नेक्स्ट एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, तो इसको हम करते हैं कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। शो दैट s square equal to summation x minus x bar whole square divided by n is a biased but consistent estimator of sigma square। ये s square हमने प्रूफ करना है कि ये बाइस्ड एस्टिमेटर है, लेकिन ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें। तो बाइसनेस तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, आप उधर से देख लें। और कंसिस्टेंसी के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं कि एस स्क्वायर हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो एन स्क्वायर हो जाएगा और ये समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो जाएगा और एन स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, बोथ साइड हम सिग्मा स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने से ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है का स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन ये बन गई है। ठीक है, अप टू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस एन स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर को हम का स्क्वायर n-1 के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन और का स्क्वायर n-1 के।
ठीक है। बोथ साइड अगर हम वेरिएंस अप्लाई करें तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, और ये वेरिएंस अप्लाई करने से ये अगर वेरिएंस से बाहर आ जाता है तो ये सिग्मा पावर 4 बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है और एन स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। और वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर एन माइनस 1, तो वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर हमारे पास 2 इंटू एन माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू एन माइनस 1, यहाँ से हम एन को कॉमन ले लेंगे, तो एन को कॉमन लेने से ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस एन, ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। बोथ साइड हम एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर अप्लाई करें तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर हमारे पास बराबर हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। तो ये हमारे पास अगर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी करें तो इससे हमारे पास 0 रिजल्ट आता है। ठीक है, यानी 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, इसी तरह यहाँ से भी 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी करें तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर हमारे पास 0 आता है, तो इस वजह से ये एस स्क्वायर इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, लेट x1 x2 up to xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूशन whose PDF is fx theta equal to 1 over theta e to power minus x by theta, show that x bar is consistent estimator of theta। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जांपल है, इसका रेंज हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमें इसका वेरिएंस चाहिए होता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर के बराबर है बाय डेफिनेशन। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार मालूम करेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार मालूम करने के लिए हमारे पास ये फिर किसके बराबर होता है, इंटीग्रल एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार डी एक्स बार, और साथ ही फिर हमें एफ ऑफ एक्स बार का PDF चाहिए। तो इसको हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एफ एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बार है, तो MGF टेक्निक के ज़रिए से हम इसका PDF मालूम करेंगे। तो ये इसमें ये स्टेप्स आप सारे देखें। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ये एम एक्स बार टी हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, और ये हमारे पास MGF है गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन आप फिर वहाँ पर पुट करके उसका मीन मालूम करेंगे, और साथ ही इसका आप वेरिएंस मालूम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर, उसी तरीके से आप मालूम करके यहाँ पर जस्ट ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा। तो इन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और एक्स बार स्क्वायर से आपके पास इसका वेरिएंस निकल आएगा। ये आप इसका वेरिएंस मालूम करेंगे, और फिर जो हमारे पास वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है वो पुट करके हमारे पास ये से 0 आएगा। तो इसको आप देखिए, आसान है, मेरे ख्याल से कोई मसला इस पर नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप सारा हुआ है। जहाँ पर कोई मसला हो आप फिर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ये दूसरा एग्जांपल इसको आप खुद करें, फिर मुझे अपना रिस्पांस दे रहे, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दे रहे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।